अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, दिल से मेहनत करोगे तो ख्वाबों का जहां बना लोगे। डर के रुके तो कहीं नहीं पहुंचोगे, लड़ के अगर चलते रहे तो उस खुदा को भी पालोगे, उस खुदा को भी पालोगे। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके का एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिबू सोरेन थे। अगर हम शिबू सोरेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये कि ये जेएमएम से है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो विनोद बिहारी महतो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और महासचिव कौन थे? तो शिबू सोरेन उसके महासचिव थे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि शिबू सोरेन कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं तो ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कब कब बने हैं? 2005 में बने थे, फिर 2008 में बन गए थे, उसके बाद 2009 में बने थे। राइट। और याद रखिएगा कि सबसे कम समय तक यानी कि न्यूनतम 10 दिनों का कार्यकाल इन्हीं का नाम है झारखंड में। कब से कब तक? तो याद रख सकते हैं ये 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, यानी कि मात्र 10 दिन के लिए ये सीएम बने थे। राइट, इतना याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो शिबू सोरेन को क्या क्या कहा जाता है, यानी उपनाम क्या क्या है? तो दिशोम गुरु है और गुरु जी है। ठीक है। अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं शिबू सोरेन के ऊपर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन सा पुस्तक है? तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्रैवल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं कि 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में ये कोयला मंत्री भी रह चुके हैं शिबू सोरेन। ठीक है। इसके अलावा प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, यानी कि बाबूलाल मरांडी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका कार्यकाल पूछ लिया जाता है। तो याद रख सकते हैं 15 नवंबर 2000 से लेके 18 मार्च 2003 तक ये सीएम रहे थे। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है ये डेट। इसके अलावा इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। गाइस, कौन सी पार्टी थी? 2006 में इन्होंने पार्टी बनाया था। हालांकि शुरुआत में जो फर्स्ट सीएम बने थे ये भाजपा से ही बने थे, लेकिन बाद में 2006 में इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी बनाई और दोबारा से फिर से ये 2020 में भाजपा में शामिल हो गए। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन मुंडा की। अगर अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये दूसरे सीएम बने थे और भाजपा से बने थे। इनका कार्यकाल, पहला कार्यकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रख सकते हैं 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक ये सीएम रहे थे। ठीक है। और ये 3 बार सीएम रह चुके हैं, 3 बार। ठीक है। कब कब रहे हैं? तो 2005 से 2006। ठीक है। उसके बाद 2010 से 2013 और शुरुआत में हमने बताया था कि 2003 से 2005, यानी कि 3 बार ये सीएम रह चुके हैं। राइट। इसके अलावा बात करते हैं तो अभी वर्तमान इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो खूंटी अभी वर्तमान इनका निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है। और बात करते हैं तो अभी वर्तमान में ये केंद्र में जनजाति मामले के कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय तीरंदाजी और झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मधु कोड़ा की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल क्या था? तो 2006 से 2008 तक। और झारखंड के प्रथम निर्दलीय सीएम कौन थे? तो ये मधु कोड़ा का ही नाम आता और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 6 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं गाइस, अगर हम व्यक्ति वाइज बात करते हैं। और क्रम वाइज बात करते हैं तो टोटल 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राइट। अच्छा, उसके बाद हम रघुवर दास के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2014 से 2019 तक ये सीएम रहे हैं। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करेगा तो बाबूलाल मरांडी की सरकार में ये श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी कौन है? तो ये रघुवर दास बने हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन के बारे में। अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और ये दूसरी बार बने हैं। पहले बार कब बने थे? 13 जुलाई 2013 से 13 दिसंबर 2014 तक ये रहे थे। उसके बाद 2019 में ये दोबारा से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो 2009 में ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और 2019 में इनको एक अवार्ड भी मिला है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड।
ठीक है। हालांकि हम बात करते हैं हेमंत सोरेन की तो 2 जगह से इन्होंने जीत दर्ज की थी, एक बरहेट से और एक दुमका से। हालांकि बाद में इन्होंने दुमका विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था। और उपचुनाव में कौन जीत दर्ज किया है तो याद रख सकते हैं बसंत सोरेन ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया गाइस, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिबू सोरेन इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। और अर्जुन मुंडा के बारे में हमने बताया कि दूसरे क्रम के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। कब से कब तक बने थे तो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक, याद रख सकते हैं। और ये 3 बार सीएम रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, 2005 से 6, 2010 से 2013 और 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005, याद रखिएगा। और वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो खूंटी है। और वर्तमान में अभी जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय तीरंदाजी और झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रमेश बैस हैं। और रमेश बैस किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पर तो रायपुर से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रथम, तो प्रथम सभी जानते हैं कि प्रभात कुमार थे, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे, सभी को पता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेद प्रकाश की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। वेद प्रकाश के बारे में अगर हम बात करें तो ये चौथे राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है और पुलिस वीरता पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा, अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं MOH फारूक की, तो सबसे पहले इनके कार्यकाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 2010 से 2011 इनका कार्यकाल था। और इम्पॉर्टेंट बात कि ये 3 बार पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, सैयद अहमद की बात करते हैं, तो इनका सबसे पहले कार्यकाल की बात करते हैं तो 2011 से 2015 तक रहे हैं, राइट। और इनका आत्मकथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पगडंडी से शहर तक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रमेश बैस से पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल थी, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो देश का 23% जो हेमेटाइट लौह अयस्क है वो अकेले झारखंड के पास है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं तो झारखंड में पाए जाने वाले जो 99% लौह अयस्क है वो कौन सा है तो हेमेटाइट प्रजाति की है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है तो उत्पादन में 3रा स्थान है, ठीक है, पूरे भारत में। और भंडारण की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो भंडारण की दृष्टि से लौह अयस्क में झारखंड का देश में 2रा स्थान है, ठीक है। नोवा मुंडी का खान आपने जरूर नाम सुना होगा, तो नोवा मुंडी का खान जो है लौह अयस्क का खान है जो कि एशिया का सबसे बड़ा खान है, काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार यहाँ से पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका यानी कि स्पैडा का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संथाल परगना कमिश्नर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के, तो टोटल 4 हैं। कौन कौन से आप जानते हैं 4 कौन कौन से हैं तो रियाडा, आयाडा, बियाडा
और स्पाइडा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? रांची में है, बोकारो में है, आदित्यपुर में है और दुमका में है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 320 फीट ऊंचाई से गिरती है। अगर मीटर में हम बात कर लें तो याद रखिएगा 98 मीटर। अगर हम हुंड्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात ये कि ये किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, कहाँ से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी? तो नगड़ी रांची से निकलती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करते हैं झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, तो याद रखिएगा ये बूढ़ाघाघ या लोधघाघ जलप्रपात इसी को कहा जाता है। कहाँ पर है? लातेहार में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा ये कोयल नदी के किनारे, उत्तरी कोयल नदी का एक सहायक नदी है गाइस, बूढ़ाघाघ नदी, उसी पर स्थित है। कौन सा? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो गया कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू फॉल्स कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 320 फीट के ऊंचाई से गिरती है, यानी कि 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको कहीं कहीं 321 भी देखने को मिल सकता है, 322 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बोर्ड ने आंसर माना है वो 320 माना है। मैं ये आंसर ले रहा हूँ किसका? दारोगा के नए सेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है, यानी कि इसका जनसंख्या क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 20 लाख है लगभग अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 20,62,330 इसका पूरा जनसंख्या, इसकी टोटल आबादी है। ठीक है, अगर हम बोकारो जिला के बारे में बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि बोकारो जिला कब बना था, तो याद रख सकते हैं 1 अप्रैल 1991 यानी कि 1991 में बोकारो जिला बना था। अनुमंडल की संख्या कितनी है बोकारो जिला में? तो टोटल 2 अनुमंडल है, एक तो चास आपको देखने को मिलेगा और दूसरा बोकारो है। ठीक है, प्रखंडों की संख्या की बात करें तो टोटल 9 प्रखंड है। राइट, अगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो टोटल विधानसभा क्षेत्र है 4। कौन कौन सा है? गोमिया है, बोकारो है, बेरमो है और चंदन क्यारी है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं बोकारो जिला में। उसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की। तो आपने नाम सुना होगा जवाहरलाल नेहरू पार्क, ये भी कहाँ पर है? तो बोकारो में है। इसके अलावा चंद्रपुरा पक्षी विहार भी है, तेनुघाट बांध भी है, मोहन अहूजा स्टेडियम भी कहाँ पर है? तो ये बोकारो में है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा दलाही कुंड का, ये भी बोकारो में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण मेला के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो बेरमो का जो हथिया मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो ये भी बोकारो में लगता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कब लगता है? तो मकर संक्रांति के समय में लगता है। ठीक है, और बोकारो के जो लुगुबुरु हैं, आपने नाम सुना होगा ज़रूर, लुगुबुरु, ये संथाल समुदाय के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, और बोकारो में स्थित जो तेनुघाट डैम है वो देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम है। अर्थेन डैम, सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है पूरे देश का, भारत का? तो याद रख सकते हैं ये तेनुघाट डैम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बोकारो लौह इस्पात संयंत्र के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके सहायता से ये बना था? तो रूस के सहायता से बना था। रूस के सहायता से। किसके अधीन है? तो सेल के अधीन कार्यरत है, सेल के अधीन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो याद रख सकते हैं यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ था 1972 में। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग है पूरे झारखंड में, पहला आप जानते हैं टिस्को है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में, यानी कि 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, जो कि पहला है। और दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो इस्पात उद्योग संयंत्र, जो कि बोकारो में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद बात करते हैं कि बोकारो में भी एग्जैक्ट स्थान पर कहाँ पर है? तो ये माराफारी नामक स्थान पर है, या फिर गरगा डैम बोल सकते हैं, या तेनुघाट के निकट स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो ये जो बोकारो स्टील प्लांट है वो भारत का स्वदेशी स्टील प्लांट है, पहली बात तो ये, और देश का चौथा सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। चौथा सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे कौन सा है? तो आपको राउरकेला इस्पात संयंत्र देखने को मिलेगा, जो कि जर्मनी के सहायता से बना था। कई बार पूछा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये रूस के सहायता से बना था, रूस के सहायता से। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि ब्रिटेन की सहायता से बना था, इंग्लैंड की सहायता से बना था। और चौथा अपना हो जाएगा बोकारो जो कि रूस की सहायता से कब बना था, 1964 में बना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है, तो 20,62,330 यानी कि लगभग 20 लाख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कीजिएगा और जो नए हैं एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पुरानी सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 ब्लॉक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बात आई है पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसे ढाल राजाओं की भूमि कहा जाता है और अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये जिला कब बना था, तो याद रखिएगा 16 जनवरी 1990 को ये जिला बना था। अनुमंडल कितने हैं, अगर टोटल अनुमंडल की बात करें तो टोटल 2 अनुमंडल हैं, एक ढालभूम है और दूसरा घाटशिला है। प्रखंड की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 11 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र टोटल 6 हैं, ठीक है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जमशेदपुर है। नदी की बात करते हैं कौन कौन सी नदी यहाँ से होकर गुजरती है, तो स्वर्ण रेखा नदी जिसके बारे में हमने बताया कि नगड़ी रांची से निकलती है, राइट, और स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ बहती है, तो स्वर्ण रेखा नदी ये पूर्वी सिंहभूम में भी बहती है। इसके अलावा खरकई नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है पूर्वी सिंहभूम से। कुछ धार्मिक स्थान की बात करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो रंकनी मंदिर है, चित्रेश्वर धाम है, हरिना मेला, भुवनेश्वरी मंदिर, ये सारे के सारे फेमस है पूर्वी सिंहभूम में। कुछ पर्यटन स्थल की और अगर हम बात कर लें तो आप याद रख सकते हैं दालमा वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, धारागिरी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, और टाटा स्टील जो जूलॉजिकल पार्क है ये भी कहाँ पर है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। डिमना झील भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा डिमना झील। जुबली पार्क भी कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। किनन स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। हुडको झील भी कहाँ पर है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला भी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा ज़रूर जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कि जमशेदपुर में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 ब्लॉक से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिडीह जिला में स्थित है। अब बात करते हैं गिरिडीह जिला के बारे में। तो गिरिडीह जिला कब बना था, याद रखिएगा 4 दिसंबर 1972 को ये जिला बना था। और गिरिडीह को क्या कहा जाता है, जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि का भी कहा जाता है। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं पारसनाथ पहाड़ी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसकी हाइट की बात करते हैं, तो इसकी हाइट क्या है, तो 1365 मीटर इसकी हाइट है, मीटर में अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फीट में बात करें तो 4478 फीट इसकी ऊंचाई है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमने बताया था शुरुआत की पहाड़ी है, जो कि गढ़वा में है, कितना है 3819 फीट है अगर हम फीट में बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी से और क्या याद रख सकते हैं, तो पारसनाथ पहाड़ी से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ी है वो समर्पित है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को, ठीक है, यानी कि किससे संबंधित है, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद और भी हम गिरिडीह की बात करते हैं तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि मधुबन यहाँ पर स्थित है, झारखंड धाम भी यहीं पर स्थित है गाइस गिरिडीह जिला में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो झारखंड धाम और हरिहर धाम दोनों कहाँ पर है, तो गिरिडीह जिला में है। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको खंडोली डैम देखने को मिलेगा और खंडोली पहाड़ी भी यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसरी जलप्रपात भी कहाँ पर है, तो गिरिडीह जिला में है। उसके बाद बात करते हैं कि बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आपने नाम सुना है, और इनके वर्तमान जो निर्वाचन क्षेत्र है अभी कौन सा है, राजधनवार गिरिडीह है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि गिरिडीह जिले में क्या क्या पाया जाता है मुख्य रूप से, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि कोयला पाया जाता है, रूबी टाइप का अब्रक पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब्रक, ये कोडरमा हजारीबाग के अलावा गिरिडीह में भी पाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा, तो रूबी टाइप का।
इसके अलावा मानिकी किले भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गैस, चलिए सरुआत पहाड़ी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सरुआत पहाड़ी एक्चुअली में है कहाँ पर, तो ये है गढ़वा में। और अगर प्रखंड पूछ ले तो याद रखिएगा भंडारिया प्रखंड में स्थित है। ऊंचाई हमने बात की थी कितनी, 3819 फीट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हरियर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है, तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है, इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पश्चिम भाग में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पश्चिम भाग में, और ऑप्शन नंबर सी है उत्तर भाग में या दक्षिण पश्चिम भाग में। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, धमाकेदार सेशन। आपको अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।